हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़, सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में किया ना, एक इंडेक्स आया दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक शॉर्ट टर्म का मतलब इंडेक्स होता है दोस्तों। मतलब ये पूरी तरह से पिक्चर को, मतलब जो इकोनॉमिक पिक्चर है हमारे देश की, जो इकोनॉमिक हाल है उसको पूरी तरह से नहीं डिफाइन करता, पर एक शॉर्ट टर्म में मतलब एक आइडिया दे देता है जिनको पॉलिसी बनाना हो या फिर एक इकोनॉमिक आउटलुक लेना हो, है ना। तो मतलब जैसे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इससे मतलब एक आइडिया लगा सकता है कि इन फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सॉरी। तो अब ये भी जो ये आया है, ये अगस्त मंथ का है दोस्तों, 4%। तो ये जो आया है, ये मतलब आप समझ लीजिए, अभी आप जान रहे हैं जीएसटी में भी रेट्स को घटाया गया है ना, दो जो स्लैब आते थे वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो मेन जो है घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो ये तो अगले वाले में पता चलेगा। ये तो चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये समझ लीजिए जो आईआईपी इस बार का इंडेक्स है दोस्तों, आउटपुट ग्रोथ, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, 4% ही है, मतलब अगस्त के लिए, ठीक है। हर मंथ आता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जानना जरूरी है कि आईआईपी इंडेक्स है क्या दोस्तों। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। आप देख लीजिए आईआईपी क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये आपका रिफ्लेक्ट करता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ध्यान रखना दोस्तों, सर्विस सेक्टर इसमें नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये रिफ्लेक्ट करता है। और सिर्फ जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज मतलब जैसे कि कितना प्रोडक्शन उन्होंने किया है, मॉनेटरी वैल्यू को नहीं दिखाता ये दोस्तों, ठीक है। मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब कितने रुपए का किया है वो नहीं, कितना किया है ये दिखाता है, ठीक है। मेजर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ अ सेलेक्टेड बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब ये हर महीने और ध्यान रखिए दोस्तों, पब्लिश्ड एवरी मंथ और 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ, जो भी रेफरेंस मंथ इन्होंने लिया उसके 6 हफ्ते बाद ही मतलब निकलता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए आप, मतलब हर महीने पब्लिश होता है, ठीक है। और ये एक रिलेटिव चेंज को शो करता है। रिलेटिव चेंज मतलब जो मतलब बेस ईयर लिया है ना, जैसे कि ये अभी हाल फिलहाल में जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है दोस्तों, और फरवरी से मतलब जो अगले साल 2026 से नया बेस ईयर मतलब इसमें लग जाएगा, ठीक है। अभी तो आप यही मान के चलिए, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो ये जो रिलेटिव चेंज को शो करता है किसमें, प्रोडक्शन में, ठीक है, कितना प्रोडक्शन किया है पिछले महीने के मुकाबले, ठीक है, और बेस ईयर के मुकाबले, ठीक है, कंपेयर्ड विद द रेफरेंस बेस ईयर, ठीक। और ये क्या मतलब फिजिकल चेंज कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये दोस्तों जो है टेल्स अस द फिजिकल चेंज इन द प्रोडक्शन इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री इसमें सारी इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ ही सेक्टर हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को ये मतलब डाटा प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों, और ये जो डाटा है जो हम लोग के पास आता है, जो हम लोग हर महीने देखते हैं दोस्तों, ये जो डाटा है ना, ये आप समझ लीजिए सबसे पहले एनएसओ लाती थी, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसी के द्वारा ये आता था। पर ये क्या है ना, ये नहीं, ये सीएसओ के द्वारा कराया जाता था दोस्तों, सॉरी, पहले सीएसओ कराता था। 2019 में यही जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो है ये मर्ज कर गया किसके साथ, एनएसएसओ के साथ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और क्या बना मिलकर ये दोनों, एनएसओ बना। अब तो ये मतलब कोर यही है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मतलब ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसको मतलब कंपाइल करता है, उसके बाद पब्लिश करता है हर महीने, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीएसओ नहीं, सीएसओ पहले थी, ठीक है। 2019 में मर्ज हो गए, उसके बाद एनएसओ आ गया, ठीक है। मर्ज किसके साथ हुआ, तो एनएसएसयूओ के साथ। अब इसमें आप जान लीजिए थोड़ा सा, बस जान लीजिए दोस्तों सीएसओ के बारे में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दोस्तों। सब ये जो है 1991 मतलब 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आप समझ लीजिए जब 1951 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी साल से समझ लीजिए मतलब मंथली बेसिस पे मतलब डाटा मतलब आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये अंडर किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। दो डिपार्टमेंट से मिलकर बना है ये मिनिस्ट्री, ठीक है। तो 1951 में जब ये बन गया तो मंथली बेसिस आने लगा। तो इससे पहले क्या था, तो 1950 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये मंथली बेसिस पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके बाद मॉस्पी के अंडर में आ गया था 1951 से, जब सीएसओ बन गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और मंथली बेसिस पे ये स्टार्ट हो गया था कहाँ से, 1950 से, ठीक। टेक ओवर किसने किया था, सीएसओ ने कर लिया था, और मतलब किसके अंडर में, मॉस्पी के अंडर में, ठीक है। इसके बाद आता है एनएसएसओ, क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे, जो भी मतलब सैंपल सर्वे होते हैं ना, जैसे जो भी सर्वे कराए जाते हैं इसके अंडर में, वो सारे यही करवाता है, ठीक है। ये भी 1950 में ही स्टैब्लिश हुआ था, और ये मॉस्पी के अंडर में ही है, ठीक है। अब आईआईपी कैलकुलेशन करते कैसे हैं दोस्तों, ये जान लीजिए क्वांटम इंडेक्स है। क्वांटम इंडेक्स मतलब इसमें मतलब मॉनेटरी वैल्यू नहीं मेजर की जाती, इसमें आपका फिजिकल वैल्यू मैनेज किया था, जैसे वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये जिस फॉर्मूले से मतलब कैलकुलेट किया था उसका नाम है लेस्पियर फॉर्मूला, जो कि एक वेटेड अर्थमेटिक मीन है। वेटेड अर्थमेटिक मीन मतलब जिसमें वेट दिया जाता है, मतलब अगर मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि अगर मान लीजिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि मैथ की वैल्यू मतलब समझ लीजिए 60% है, वो 20% है, और ये 10% है। यही जो आप 10% इसकी वैल्यू लगा रहे हैं ना इंग्लिश की, तो यही इसका वेटेज हो गया आपने, ठीक है। तो इसी हिसाब से वेटेड मतलब अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है, मतलब वैल्यू के हिसाब से। कौन सा, ऐसा नहीं कि मतलब 10 प्रोडक्ट को आप इक्वली कर दो, पर 10 प्रोडक्ट में अगर एक सोना है एक चांदी है तो वो उनका अलग ही वेटेज होगा ना, तो उसी तरह से, ठीक है। और करंट बेस ईयर को क्या है अभी आईआईपी कैलकुलेशन के लिए, तो ये 2011-12 है। और ध्यान रखिए अगर ये 100 से ज़्यादा आता है, समझ लीजिए ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
है। अगर 100 से कम आ रहा है मतलब 100 से ही तो होगा दोस्तों, अगर कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर से तो 100 से ऊपर या कम ही तो होगा, किसी से कंपेयर करेंगे तो पुरानी वैल्यू को, कि या तो उससे ज़्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा। तो इसमें क्या आएगा 100 प्लस या 100 माइनस, तो 100 प्लस आता है तो ग्रोथ, 100 माइनस आएगा तो डिक्लाइन। ठीक है, अब आईआईपी मेजर आउटपुट किसका, तो मेनली जान लीजिए यही 3 सेक्टर ध्यान रखिएगा दोस्तों आईआईपी में। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इन्हीं के फिर सब सेक्टर भी जुड़े होते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है। बस 3 ये जान लीजिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ही होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों, उसको कवर ही नहीं किया जाता है। उसके बाद आईआईपी का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, जैसे पॉलिसी मेकर्स को अगर बनाना होती है, एक शॉर्ट टर्म मतलब ले सकते हैं कि हाँ कैसा ग्रोथ चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ मतलब इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है उसको भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इसी से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ना ग्रोथ के चक्कर में, पर यह है कि पूरी तरह से देता नहीं तो मतलब उस हिसाब का कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक, और ध्यान रखिए इसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ही मतलब मेजर करता है, ये सर्विस सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करता। सबसे मेजर डिफरेंस यही है दोस्तों, सर्विस सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए पूरी तरह से इकोनॉमिक पिक्चर इंडिया का नहीं देता। ठीक है, नॉट फुल इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नोट में मैं जो बोला था, जो अभी अगले साल से जो बेस ईयर चेंज होगा सबका, तो उसमें है देखिए जैसे जीडीपी सीरीज जो भी आ रही, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो उनका बेस ईयर पहले क्या था 2011-12 था, अब से क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब 2022-23 हो जाएगा। कब से लागू हुआ 27 फरवरी 2026, मतलब सबके सब 2026 वाला ही जो मतलब आपका पीरियड आएगा ना फाइनेंशियल, उसी में होगा। ठीक है, उसके बाद आईआईपी सीरीज के लिए पहले 2011-12 था, तो अब कौन सा है 2022-23 हो गया है, तो ये भी अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट होगा जो फाइनेंशियल ईयर वाला है ना। उसका न्यू सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है दोस्तों, ये इसका बेस ईयर पहले 2012 थे, ठीक है, अब 2024 हो गया है, और ये भी पिछले अगले साल से 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, इस बार जो चेंज हुआ है ना, तो कुछ सर्वे नए लाए गए थे। ठीक है, तो 2 नए सर्वे हाउस होल्ड सर्विस लाए गए हैं, एक तो है NHTS, ठीक है, नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे। इसमें ये पता किया जाएगा लोग मतलब समझ लीजिए कहाँ जाते हैं, मतलब कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं, ये रीजन देखा जाएगा, मतलब ये इस सर्वे के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर देखा जाएगा, मतलब कोई जो लोग जाते हैं पैसा खर्च करते हैं, चाहे खाना हो, होटल ट्रेवल्स कितना खर्च करते हैं, उसको भी सर्विस किया जाएगा। किसके द्वारा, ये जो न्यू हाउस होल्ड सर्वे, और कंडक्ट को मतलब लॉन्च कौन करवाया, ये मॉस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मतलब प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद न्यू सर्वे किसके सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व आए हैं नए, तो उसमें एक है दोस्तों एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए जो भी फॉर्मल सर्विसेज है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, IT हो गया या होटल्स हो गया, उनके बारे में एक डिटेल डाटा पाने के लिए इस सर्वे को लाया गया है। ठीक है, स्टार्ट मतलब इसका भी जनवरी 2026 से होगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका एक न्यू डाटा सोर्सेज, जो पहले हम लोग डाटा सोर्सेज यूज़ करते थे सर्वे के लिए, अब उससे भी अलग, मतलब जैसे GST डाटा हो गया या ई वाहन, मतलब जो मतलब व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है वही है दोस्तों, UPI रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन प्राइसेस, जैसे मतलब एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एयरफेयर मतलब जो जहाज से जाते हैं ना वो वाला, फ्लाइट की टिकट हो गया, OTT हो गया, पेट्रोल पर खर्च करें वो, वेब स्क्रैपिंग जो मतलब E-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वेबसाइट के लिए उसको भी यूज़ किया जाएगा इसमें डाटा। ठीक है, सर्विस के लिए। अब इसमें हम लोग को जानना है मॉस्पी के बारे में दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों 1999 में, किसके मर्ज से, तो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों मर्ज किए थे तब जाके मॉस्पी बना था। ठीक है, इसके जो 2 डिपार्टमेंट है, इसके भी सब डिपार्टमेंट है, जिसमें जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक में 2 डिपार्टमेंट है, एक NSO है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जिसमें मतलब CSO और NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मिलके बने थे ना, मर्ज हो गए थे, तो वो NSO है। उसके बाद दूसरा हो गया कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में 3 है दोस्तों, एक है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम और दूसरा है आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। और इसी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों तीसरा आ जाता है MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक होगा 20 पॉइंट प्रोग्राम दोस्तों, ये 1975 में लाया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, और इसका काम क्या था कि जो भी पॉवर्टी है ना, और जो मतलब लाइफ है क्वालिटी की, उसको सुधारना। ठीक है, पॉवर्टी को खत्म करना, और वो भी किसके लिए, जो गरीब है और जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको मतलब सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, उन लोगों के लिए। ठीक है, और एक आता है MPLADS, ये 1993 से चल रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या है दोस्तों, हर MP को मतलब एक मतलब आप समझ लीजिए वो कुछ वर्क बता सकता है, जैसे कि मतलब पब्लिक स्कूल खोलने के लिए, या फिर पानी की व्यवस्था कराने के लिए, या शौचालय का व्यवस्था करने के लिए, कुछ ऐसे मतलब जो पब्लिक के लिए सही हो, तो मतलब उसके पास है कि वो कुछ वर्क सजेस्ट कर सकता है 5 करोड़ तक का। ठीक है, इंप्लीमेंटेड उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंप्लीमेंट हो सकता है, या फिर एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट हो जाता है, जिस स्टेट का है वो, मतलब समझ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है उसमें तो करवा ही सकता है। उसके अलावा जिस स्टेट से है वहाँ के 1 या 2 या उससे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये काम करवा सकता है, मतलब सजेस्ट कर सकता है काम को। ठीक है, कितने बजट का, 5 करोड़ तक का। ठीक है,
और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, मतलब ये तो जो इलेक्टेड वाले हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, ये देश के किसी भी कोने में, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम को रिकमेंड कर सकते हैं। कितना? आपका मतलब 5 करोड़ तक के लिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा फुल्ली फंडेड है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और किसके द्वारा मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और जो मतलब इसमें मतलब आप समझ लीजिए, जो फाइनेंस होता है ये किसके द्वारा होता है? जो मतलब आपका जिला अधिकारी होता है ना, उसके थ्रू होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड न्यूज़ एंड सेकंड करंट अफेयर दोस्तों। तो ये है आपका रेलवे लिंक दोस्तों, भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है 2 लिंक, ठीक है। ये है बनरहाट से शाम से है, ये वेस्ट बंगाल से आपका भूटान में होएगा। ये कोकराझार से गलेफू, ये आपका आसाम से आपका भूटान में है, ठीक है। ये जो 2 लाइन लिंक है, ये मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ा देंगे भूटान के साथ। तो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में बस आप जान लीजिए, कोकराझार आसाम में है और गलेफू तक इसके एक रेल लिंक होगा। अब मतलब 1.5 लाख मतलब किलोमीटर तक का रेल हमारा है ना नेटवर्क, उससे भी जुड़ जाएगा ये इसी की तरह, इसकी मदद से भूटान। और एक बनरहाट वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब लैंड लॉक कंट्री है ना भूटान दोस्तों, तो उसको एक रास्ता चाहिए होता, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा। और समाज से भूटान, यही 2 लिंक है जो बन रहा है। इनकी टोटल लेंथ 89 किलोमीटर है। और उसका प्रोजेक्ट, इसका मतलब जो कॉस्ट है 4033 करोड़ है। और ये पहला रेलवे प्रोजेक्ट है मतलब इस तरह की कनेक्टिविटी, मतलब इंडिया और भूटान में। और डिजाइन किसके लिए किया जा रहा है? वंदे भारत ट्रेन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये जो किया जा रहा है दोस्तों ना, एक्चुअली क्या इंडिया ने प्लेज किया था, जो मतलब भूटान का 13 फाइनेंस मतलब आपका ये 5 ईयर प्लान होता है 2024 से 2029, इसके तहत उसने प्लेज किया कि 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वो करेगा भूटान में, ठीक है। और वो जो कि डबल होगा किसका? जो भूटान का 12th 5 ईयर प्लान था उससे, ठीक है। और कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं, मतलब जो इंडिया और नेपाल भूटान के बीच में है। तो इसमें जो पुनत संगचू है, ये काफ़ी रिसेंटली है जो कंप्लीट हुआ सेकंड। और उसके अलावा चुखा हो गया, ताला हो गया, मांग डेचू हो गया, कुरिचू हो गया। और उसके अलावा ये ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम में एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल है, जो कि मतलब फरवरी 2024 में मतलब स्टार्ट हुआ। ये भी असम के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, असम मतलब आपका भूटान के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर दोस्तों। ये है फ्लड आया है। फ्लड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट चल रहा है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा रिवर और जो गोदावरी रिवर है ना, इनकी वजह से, ठीक है। तो हम लोग को मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक बार डिस्कस किया था, पर एक बार और करते, जितनी बार करेंगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो कृष्णा रिवर क्या है दोस्तों? ये इंडिया की तीसरी सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। 1400 किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है। पहली कौन सी है? गंगा है। दूसरी है गोदावरी। तीसरी कौन सी है आपका? ये है आपका कृष्ण। तो तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी इंडिया की? तो वो है कृष्णा रिवर। ये कहाँ पर ड्रेन करती है? ये आंध्र प्रदेश में पहुंच के मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बस इतना जाना। इसका ओरिजिन जो है ये महाबलेश्वर है। ये मतलब जो सादरी है ना, मतलब आपको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट, वहीं पे मतलब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास में ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये फ्लो कैसे करती है? महाराष्ट्र से कर्नाटका, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। इसकी 13 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, तो बस नाम आप सुन लीजिए, उसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट वाली पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, देखिए ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे मान लीजिए नदी जा रही है, ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और आप इस तरफ इसी की तरफ मूव कर दोगे, तो आपका जो इस तरफ लेफ्ट आ जाएगा और इधर राइट आ जाएगा। तो इधर से जो जुड़ेंगे ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, इधर से जो जुड़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? येरला होगी, भीमा होगी, ढिंडी होगी, मूसी होगी, पलेरी होगी, मनेरी होगी, ठीक है। उसका राइट बैंक में है निरंजन, कुडाली, इसका दूसरा नाम है दोस्तों वेन्ना, कोयना। उसके बाद आपका आ गया पंचगंगा, उसके बाद आ गया दूधगंगा हो गया, उसके बाद हो गया घटप्रभा हो गया, और उसके बाद आ गया आपका मालप्रभा और तुंगभद्रा। इसमें जो मैंने सर्कल कर रखा है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें जो सर्कल है इनको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। घटप्रभा क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ऑरिजिन इसका क्या है दोस्तों ना, फटकवाड़ी लेक है एक, मतलब महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में, वहीं से ये ऑरिजिन होता है घटप्रभा, ठीक है। और इसका माउथ कहाँ है, मतलब कहाँ पे मिलती है? तो ये अलमाती डैम है, जिसका दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है, उसी के पास में कर्नाटका में ये जाके कृष्णा रिवर में मिल जाती है, ठीक है। इसी के ऊपर एक गोकाक फॉल भी है, कर्नाटका में है दोस्तों, घाटप्रभा रिवर पे। और एक हिडकल डैम भी है कर्नाटका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में आए हुए चीज़ है जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी अगर देखेंगे तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर देख लीजिए, बेनी हाला हो गया, हेरी हाला हो गया और टुपरी हाला हो गया। हल्ला 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 जिसमें आएगा तो समझ लो मालप्रभा का है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए, नहीं गोकाक रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, ये तो गलत पहुंच गया हम लोग। हिडकल कर्नाटका ट्रिब्यूटरी, इसका आगे हिरन यक्षी हो गया, और मार्क इंडिया, वही तो मैं सोचूं कैसे हो गया। घाट प्रभा की ट्रिब्यूटरी ये है दोस्तों, ठीक है। और माल प्रभा ये आ गया, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से? ये भी वेस्टर्न घाट में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है ना, जिसको मतलब कर्नाटका का मतलब आपका सुगर बॉल ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है, वहाँ से मतलब इसका ओरिजिन होता है। ये कृष्णा को ज्वाइन करती है कुंडल संगम में, ठीक है, कर्नाटका के, ठीक है। और यहाँ पे ही मतलब कुंडल संगम काफ़ी मतलब हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक समाधि है किसकी? बसवाना की, जो कि लिंगियात सेक्ट है ना हिंदू का, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो मतलब एक सेक्ट मतलब हिंदूज का, जैसे जो लिंग नहीं है शिवलिंग, उसकी जो पूजा करते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वही है बसवाना जी, ठीक है। से समाधि यहीं पे कुंडल संगम में, जहाँ पे कृष्णा रिवर मालप्रभा से मिलती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी बेनी हाला, हेरी हाला और टुपरी हाला है, जो कि मालप्रभा की है, ठीक है। और यहाँ पे एक है रेणुका सागर डैम भी है, ठीक।
और तीसरी ट्रिब्यूटरी जो इंपॉर्टेंट है कृष्णा रिवर की, तो वो है भीमा रिवर। इसको चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है दोस्तों। 861 किलोमीटर, ये समझ लीजिए कृष्णा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर, ठीक है। और ये दोस्तों ना महाराष्ट्र से आती है। भीमशंकर, भीमशंकर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों हिंदुओं के लिए पिलग्रिमेज के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक भीमक शंकर हिल भी है, ठीक है, और यहीं से निकलती है। और ये मतलब जो ज्योतिर्लिंग है ना भगवान शिव का, उनमें 12 में से एक यही है भीमा शंकर वाला, जो जहाँ से मतलब ये भीमा रिवर निकलती है, ठीक है। फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और कृष्णा रिवर से ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक का, वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखेंगे सीना और नीरा रिवर्स है, और उज्जैनी डेवन जो है ये भीमा रिवर पे ही है, ठीक है। उसके बाद आ गया था तुंगभद्रा रिवर, ये 531 किलोमीटर जाती है दोस्तों, ठीक है। ये समझ लीजिए रामायण में पंपा रिवर जिसको बोलते हैं ना, वही है ये दोस्तों तुंगभद्रा रिवर। दो नदियों के संगम में बनता है ये, ठीक है। ये कूडली एक जगह है कर्नाटक में, जहाँ पे तुंगा रिवर और भद्रा रिवर, ये दोनों की दोनों रिवर जो जो वेस्टर्न घाट है ना कर्नाटक का, उसके ईस्टर्न स्लोप से मतलब इनका ओरिजिन होता है। और ये दोनों यहाँ कहाँ मिलती है, कूडली कर्नाटक में, तो वहीं से तुंगभद्रा रिवर बनती है। और यही तुंगभद्रा रिवर के पास में ही मतलब अलॉन्ग इसी के साथ में हम्पी है। हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मतलब यहाँ पे विरूपक्ष टेम्पल जो कि सबसे बहुत फेमस है, वो भी यहीं पे हम्पी में है, ठीक है। और रायचूर डोआब जो है, ये तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया, उसी को रायचूर डोआब कहते हैं, ठीक है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये ज्वाइन कृष्णा रिवर से कहाँ मिलती है, तो ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर है वहीं पे जाके मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो तुंगा जो हो गया लेफ्ट बैंक और भद्रा राइट बैंक, और बाकी एक तो वेरादा और वेदावार्थी ध्यान रख सकते हैं, पर मेन तो यही है, ठीक है। तुंगभद्रा डैम भी है इस पे, ठीक है, जिसको पंपा सागर भी बोला जाता है। पंपा इसका नाम ही तो है, तो बोला जाता है, ठीक है, कर्नाटक में ही है। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टोन मेसनरी डैम है। और मान लीजिए बिना सीमेंट के जो बने हुए डैम है ना, उन जो दो है दोस्तों, है ना, ओनली 2 जो नॉन सीमेंट डैम है इंडिया के, उनमें से पहला एक ये है, और एक दूसरा जो है वो मुल्लीपेरिया डैम है केरला का। पर ध्यान रखिए जो केरला में ये मुल्लापेरिया डैम है ना, ये केरला का नहीं है दोस्तों। इसमें जो मतलब मालिकाना हक है ये तमिलनाडु का, इसीलिए विवाद का कारण है ये मुल्लापेरिया, ठीक है। उसके बाद आता है मूसी रिवर। मूसी रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जो सिटी है दोस्तों ना, इसी किनारे में, ठीक है। ये कहाँ पे बनती है दोस्तों, तो ये अनंतगिरी हिल है तेलंगाना में, वहाँ से बनती है। और ये जो हैदराबाद, ठीक है, ये बता दिया दोस्तों मैंने आपको, हैदराबाद बैंक पे ही है इसके। और ये कृष्णा को जो ज्वाइन करती है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, यहीं पे यूरेनियम भी फाइंड होता है दोस्तों। मतलब अगर यूरेनियम माइन देखेंगे ना, यहाँ पे होती है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जान लीजिए मूसी सागर में बहुत बाढ़ आता था पहले, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना 1908 का जो ग्रेट मूसी फ्लड है वो बहुत खतरनाक है, करीब 15,000 लोग मर गए थे। तो इसी कारण में हिमायत सागर और ओस्मान सागर इसी को बनाया गया था, ये मतलब फ्लड को कम करने के लिए, ठीक है। दोनों के दोनों आर्टिफिशियल लेक, ठीक। उसके बाद एक आती है जगह, जगह क्या नाम है दोस्तों, सांगली। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है, और ये पिलग्रिम साइट है हिंदू के लिए। दत्तात्रेय मतलब हिंदू मतलब भगवान मानते हैं, ठीक है, कुछ समय बताया था उन्होंने इसके किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज होती है कृष्णा रिवर, पंचगंगा, वरना और येरला रिवर से, तीनों रिवर से मतलब आप समझ लीजिए संगम होता है, ठीक है। और इसको टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसको, सांगली को, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आता है संगमेश्वरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के दोस्तों। यहाँ पे तुंगभद्रा भवानसी रिवर जो है मिलती है कृष्णा रिवर से। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संगमेश्वर टेम्पल है, वो अभी जो है श्रीशैलम रिजर्वायर में डूबा रहता है हमेशा। पर गर्मी के समय में जब पानी का स्तर कम होता है ना, तब दिखता है, और लोग आते हैं इसका मतलब विजिट करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों कृष्णा रिवर पे कुछ मतलब मिनरल डिपॉजिट भी है, तो आप समझ लीजिए कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो ये तो इंपॉर्टेंट आप लोग जानते होंगे, ऑयल एंड गैस के लिए, तो ठीक है। और यही तेलंगाना में एक येलांडू जगह है जो कि कोल माइंस के लिए फेमस है। उसके बाद बयावरम जो तेलंगाना में है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है, और दोनीमोलाई जो कि कर्नाटक में है। ये तीनों माइन है किसकी, आयरन के लिए। ये नालगोंडा मैंने अभी बताया ना, तेलंगाना में, ये यूरेनियम के लिए फेमस है। सब मतलब आप समझिए कृष्णा रिवर का बेसिन पे ही है, ठीक है। कोलारू माइन जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये डायमंड के लिए फेमस है। और हट्टी गोल्ड माइन जो है ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में, ये गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद डैम अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो अलमाटी डैम हो गया, श्रीशैलम डैम हो गया, नागार्जुन सागर डैम हो गया, तुंगभद्रा डैम बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा रिवर के अलॉन्ग या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के, ठीक है। उसके बाद कृष्णा एक फेस्टिवल है दोस्तों, फेयर मतलब मेरा लगता है कृष्णा पुष्करम फेयर। ये एक्चुअली क्या हर 12 साल में एक बार होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कृष्णा रिवर पे ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक टेम्पल है महागणपति मंदिर और काशी विश्वेश्वरा टेम्पल। ये पहला होली प्लेस है कृष्णा रिवर पे, जो वाई जगह है ना, ये जो है ये आपका लोकेशन है महाराष्ट्र का, यहाँ पे ही ये टेम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आता है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर जो है ये समझ लीजिए पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी ऐसी जगह जो 3 तरफ से मतलब समुद्र से घिरी हो, उसी को पेनिनसुलर कहा जाता है। तो जैसे कि इंडिया हमारा कैसे है, ऐसे है, एक मिनट यहाँ पर नहीं समझ आएगा आपको दोस्तों, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, छोटा सा बनाएंगे, ये इंडिया है, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होगा, यहाँ पे इंडियन ओशन है, 3 तरफ से घुसा है, मतलब घिरा हुआ है ना समुद्र से। तो यही जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इंडिया का, यही पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है 1465 किलोमीटर, ठीक है। पहली कौन सी है, गंगा है, ठीक है। और तीसरी सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन अगर किसी का है तो वो गोदावरी का है, ठीक है। पहला किसका है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का जो बेसिन वो है। दूसरा इंडस रिवर का बेसिन है, और
तीसरा जो है आपका गोदावरी का, और जो कृष्णा रिवर हम लोग पढ़े उसका बेसिन जो है 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसका सोर्स अगर देखेंगे कहाँ से बनती है तो ये त्र्यंबकेश्वर मतलब सहादरी में ही, मतलब वेस्टर्न घाट में ही एक जगह है नासिक में, वहीं से बनती है ये नदी। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा पार्ट है और उड़ीसा में भी। ठीक है, ये सबसे पहले ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में फ्लो करना करती है, फिर दो जान लीजिए ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है। जब ये सीधा एलोरी डिस्ट्रिक्ट में जो आंध्र प्रदेश में आता है वहाँ पे जब पहुँचती है ना तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती रहती है जब तक कि मतलब वो दो पार्ट में ना टूट जाए, दो पार्ट मतलब दो डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एंटर करती है आपका मतलब ये तेलंगाना में निजामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एंटर करती है, कंडक गुरुती एक जगह है, इसी को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंजीरा और हरिदरा ये रिवर किससे मिलती हैं? गोदावरी से। ध्यान रखिए दोस्तों, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही घुसती है मतलब तेलंगाना में। ठीक है, उसके बाद एक आर्माकोंडा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्माकोंडा जो है ये समझ लीजिए गोदावरी रिवर बेसिन और ऊपर से ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पहाड़ी अगर कोई है तो वो आर्माकोंडा ही है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आपका जान लीजिए कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है दोस्तों ना, ये राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहलाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइस यहाँ पे मतलब उगाया जाता है और मतलब बहुत ही फर्टाइल जगह है उसके लिए। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट तो लेफ्ट बैंक से जो आती है पूर्णा होगी, प्राणहिता होगी, ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें 3 नदी मिलती है ना, वेन गंगा, पेन गंगा और एक और है कोई। ठीक है, इंद्रावती होगी और सबरी रिवर होगी। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक होगी। उसके बाद आपकी राइट बैंक से परवरा होगी, मंजीरा होगी और मनेर हो गया। ठीक है, पूर्णा रिवर जो है दोस्तों ये वाली, इसका ओरिजिन अजंता रेंज है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना ये, महाराष्ट्र में। ठीक है, और मर्ज गोदावरी के साथ करती है परभन डिस्ट्रिक्ट, ये भी महाराष्ट्र में ही आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों प्राण हत्या, यही है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मतलब गोदावरी की। तो ये इसमें पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा तीनों मिलती हैं तब जाके बनता है, और ये गोदावरी के साथ में कहाँ पे मिलती है तो कालेश्वरम एक जगह है तेलंगाना में, वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती, इसका ओरिजिन कहाँ है दोस्तों? दंडा करनिया रेंज है जो कि कालाहांडी उड़ीसा में, ध्यान रखना दोस्तों, उड़ीसा में है इंद्रावती और सबरी रिवर दोनों की दोनों उड़ीसा से मतलब आती हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है गोदावरी को कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गाड़ी चिरोली में। ठीक है, और साबरी रिवर जो है इसका भी ओरिजिन उड़ीसा में ही है, सिंहकारम मतलब आपका हिल रेंजेस में है। ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ दूरी तक मतलब एक बाउंड्री भी बनाती हैं। ठीक है, और ये गोदावरी के साथ मिलती है आंध्र प्रदेश में आने के बाद सबरी रिवर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है प्रवरा रिवर। ठीक है, ये समझ लीजिए अहमदनगर के मतलब जो अहमदनगर एरिया है उसका जो वेस्टर्न घाट का है जो मतलब सहादरी वाला एरिया, वहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में ओरिजिन है। और वहीं अहमदनगर में एक परवरा संगम आता है जहाँ पे ये मिल जाती है किसे? गोदावरी से। उसके बाद एक मंजीरा रिवर आती है, ये बालघाट रिवर है दोस्तों, अहमदनगर के पास में ही है। ये गोदावरी को जुड़ती है कहाँ से? महाराष्ट्र के मतलब संगम में। ठीक है, जो प्लेस बनता है मिलते हैं संगम में कहला जाता है। और एक मनेर रिवर है, इसका ओरिजिन है सिलसिला हिल्स, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वनडे एग्जाम में, तेलंगाना में। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है दोस्तों गोदावरी को नर्मला विलेज मतलब तेलंगाना में। ठीक, उसके बाद आता है आपका दोस्तों बे ऑफ बंगाल में जाने तो, हाँ ये जान ली सबसे इंपॉर्टेंट, जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है उससे पहले ये 7 मतलब खानों में टूटती है, मतलब जो माउथ है मतलब गिरने से पहले 7 माउथ में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और सातों का मतलब अलग अलग ऋषि के नाम से रखा गया है। ठीक है, सप्त ऋषि। ठीक, और सप्त गोदावरी भी कहा जाता है टूटने से पहले शायद, है ना। और उसके बाद आपका था वाटरफॉल, इसमें एक डोडुमा फेमस है, उड़ीसा में है, सिलीगुड़ी रिवर पर। ये सिलीगुड़ी रिवर जो है दोस्तों ना, ये आपका जो है साबरी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसमें डैम अगर देखें तो गंगापुर डैम हो गया, उसके बाद जयकवाड़ी डैम महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आपका हो जाता है दोस्तों गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर रिजर्वायर। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? ये दोनों बिहार में है, ये वेस्ट चंपारण में है और ये बक्सर में है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में इनको रामसर साइट बनाया गया। रामसर साइट कैसे? 1971 में जो ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था ना, रामसर कन्वेंशन, उसी के तहत मतलब जो वेटलैंड होते हैं उनको रामसर कन्वेंशन का नाम मतलब दर्जा दिया जाता था ताकि उनको कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए रामसर साइट। और तो इसके साथ मतलब इंडिया के टोटल कितने हो गए रामसर साइट? 93 हो गए, और मैक्सिमम कहाँ पे है? तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों डॉक्टर कन्नड़ दास। ठीक है, ये कौन है दोस्तों? तो मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, ये हैं डॉक्टर कन्नड़ दास। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके मतलब डायरेक्टर बने हैं, वो भी 13वें। ठीक है, और एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बोटानिकल सर्वे मतलब जो पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी इंडिया नेशनल लेवल पे काम होता है ना, उनके कंजर्वेशन से उनके क्लासिफिकेशन में सारा काम यही सर्वे इंडिया डिपार्टमेंट करता है। इसकी स्थापना 1890 में हुआ था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। ठीक है, इसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ब्रजभूषण अग्रवाल जी, तो ये है ब्रजभूषण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये दोस्तों जो डिपार्टमेंट है ना, ये नेशनल लेवल पे जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है और जो मतलब जो ट्रेड या उसमें जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन सब के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1925 में स्थापना हुई थी, इसी के प्रेसिडेंट बने और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर आपका दोस्तों जस्टिस सोमेन सेन, ये कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके
सॉरी ये हैं जस्टिस सोमेन सेन दोस्तों, और ये हैं बृजभूषण अग्रवाल जी, जो मतलब ये इंडियन कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बने हैं, ठीक है, गलती से उल्टा दिखा दिया, ठीक है। तो जो जस्टिस सोमेन सेन अभी चीफ जस्टिस बने किसके, मेघालय के। तो जो चीफ जस्टिस मतलब जो हेडक्वार्टर में हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट 217 आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है इसको मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्ट करने के बाद किसके साथ, मतलब सीजीआई और गवर्नर ऑफ उस पर्टिकुलर स्टेट पर। अगर जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी बैठाया जाता है कंसल्ट करने के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन इनका ये समझ लीजिए किसी भी जुडिशियल ऑफिस में इंडिया के टेरिटरी के अंडर में 10 साल तक इन्होंने सर्विस दी हो, या फिर एज ए एडवोकेट काम किया हो हेडक्वार्टर मतलब हाई कोर्ट में, या फिर कोई और 2 या 2 से ज़्यादा सच कोर्ट्स में तो कम से कम 10 साल के लिए, तो वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है जब तक 62 साल के ना हो सके तब से रह सकते हैं। और रिमूवल जो है दोस्तों इनका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है जब मिसबिहेवियर या फिर मतलब इनकैप्टेंसी मतलब अपनी सर्विस को देने लायक ना हो, तो 217 आर्टिकल 1 का बी पार्ट, ठीक है। और 124 का 2(4) है, ये मेथड बताता है इनके रिमूवल का, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, बीएफआई कप 2025 ये कहाँ होगा दोस्तों, तमिलनाडु में होगा, चेन्नई में। पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1 से 7 अक्टूबर तक होगा। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, पहला ये ऐसा कुछ करवा रहा है एडिशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, चेयरमैन अजय सेठ हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये हर साल 30 सितंबर को मिलाया जाता है। जो ट्रांसलेटर नहीं होते हैं, अब मान लीजिए अगर कोई ट्रांसलेटर नहीं होता तो कैसे एक दूसरे की लैंग्वेज मतलब समझते, तो इसीलिए जो भी जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस देने के लिए ये डे को मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार क्या है, ट्रांसलेशन शेपिंग ए फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर आपका देखो, 7th सैफ क्या है दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। इतना ही ध्यान रखिए, ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है अंडर 17 में जिसमें इंडिया विनर है और बांग्लादेश रनर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू।